हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री की बुक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पिछली वीडियो से स्टार्ट किया था। उसमें हमने बात की थी पोर्चुगीज़ के बारे में, तथा अब अगली वीडियो में अपन बात करेंगे या फिर इस वीडियो में बात करेंगे डच के बारे में कि डच भारत में कैसे आए, कैसे उनका ईस्ट की तरफ का रास्ता स्टार्ट हुआ और कैसे उन्होंने अपने ट्रेड पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया, कितने किन किन जगहों पे वो भारत में रहे, किन किन जगहों पे उनकी फैक्ट्रीज थी, उनके फोर्ट्स थे और किस प्रकार के ट्रेड्स वो भारत में किया करते थे। तो अगर अपन आगे बात करें तो उसमें पोर्चुगीज आने के लगभग 100 साल बाद में एक डचमैन कॉर्नेलिस डे हाउटमैन फर्स्ट टाइम हमारे साउथ ईस्ट सुमात्रा और बेंथम उन इलाकों में पहुंचे इन 1596। उसके बाद में नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने भारत के लिए या फिर ईस्ट के लिए व्यापार के लिए अपनी बहुत सी कंपनीज को परमिशन दी तथा उन्हें कई प्रकार के राइट्स भी दिए, जैसे कि वो कंपनीज वॉर लड़ सकती हैं, वो ट्रीटीज कर सकती हैं वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, वो वहाँ की टेरिटरीज को या फिर किसी इलाके को अपने पोजीशन में रख सकती हैं, वो वहाँ पे अपने फोर्ट वगैरह बना सकती हैं। इन सभी परमिशन की वजह डच के द्वारा की जाने वाली किसी भी क्रिया को या उन कंपनी की क्रियाओं को अच्छी तरह से वो कार्य कर सकें, इसलिए डच गवर्नमेंट ने डच कंपनीज को इस प्रकार की परमिशन दी। और अगर अपन अब बात भारत की करें तो भारत में कहाँ कहाँ पर डच सेटलमेंट्स थे। उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री भारत के मसूलीपट्टनम जो आंध्रा में बनाई, जिसे 1605 में बनाया गया, और उसके बाद वो लगातार भारत में ट्रेड के लिए अलग अलग जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज बनाते रहे। और उनके साथ उसी समय मौजूद भारत में पोर्चुगीज, जो कि बहुत दिन पहले या फिर उनसे लगभग 100 साल पहले भारत में आ चुके थे, उनका भारत में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इसलिए उन दोनों या फिर डच और पोर्चुगीज में एक कॉमर्शियल राइवलरी स्टार्ट हुई। जब डच का पावर साउथ में बढ़ा तो उन्होंने पोर्चुगीज से नागापट्टनम, जो कि मद्रास का एक इलाका है, उनसे छीन लिया तथा उसे अपनी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि साउथ में अगर हम पोर्चुगीज़ को हटाएंगे या फिर पोर्चुगीज से हमें पावर को छीनना है या अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रेड करना है, तो हमें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड साउथ में अच्छी तरह से बनाना होगा। उनकी अदर फैक्ट्रीज भी बहुत थी, लाइक जैसे कोरोमंडल कोस्ट पे, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में भी उनकी ये ट्रेडिंग फैक्ट्रीज हुआ करती थी। अगर अपन डचेज की स्पेसिफिक फैक्ट्रीज के बारे में बात करें तो उन्होंने 1609 में पुलिकट, जो कि नॉर्थ ऑफ मद्रास में स्थित है, वहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री बनाई। उन्होंने 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टनम, 1645 में कराईकाल, 1653 में चिंसुरा, 1658 में नागापट्टनम और 1663 में कोचीन, तथा अलग और भी कुछ जगहों जैसे बारानगर, कशीम बाजार मुर्शिदाबाद में है, बालासोर और पटना में भी उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बनाई, क्योंकि उन्हें अलग अलग जगहों पर तथा पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर ये फैक्ट्रीज बनाने का कारण ये था ताकि वो हर प्रकार की कमोडिटीज़ तथा सभी अच्छी तरह से और अच्छे दामों पे वो इनका ट्रेड कर सकें। अगर अपन अब उनकी ट्रेडिंग कमोडिटीज़ के बारे में बात करें कि वो क्या क्या किन किन चीज़ों का भारत से व्यापार करते थे, तो उनमें इंडिगो, जो कि वो यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से वो व्यापार किया करते थे, टेक्सटाइल और सिल्क, जो कि बंगाल, गुजरात एंड कोरोमंडल कोस्ट से भी व्यापार किया करते थे, साल्ट पीटर वो बिहार से, ओपियम और राइस वो गंगा वैली से व्यापार किया करते थे। और अगर अब अपन आगे बात करें तो उसमें 1608 में भारत में इंग्लिश या फिर ब्रिटिश लोग भारत में आ चुके थे, इसलिए अब दोनों ही यूरोपियन पावर्स होने की वजह से तथा दोनों के ही एक दूसरे के ऊपर उनके प्रॉफिट्स निर्भर करते थे, दोनों ही एक ही चीज़ों का ट्रेडिंग किया करते थे, इसलिए एंग्लो डच राइवलरी निश्चित थी, क्योंकि ये होना प्रमाणित था, क्योंकि इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स भी ईस्ट में ट्रेड कर रहे थे, डचेज भी
एक ईस्ट में ट्रेड कर रहे थे, इसलिए इनके बीच में कॉमर्शियल राइवलरी स्टार्ट हुई। और जो कॉमर्शियल राइवलरी थी वो देखते ही देखते एक ब्लडी वॉरफेयर में टर्न हो गई, क्योंकि ये निश्चित ही था कि दोनों ही पावर नेवल पावर थे तथा दोनों के पास ही अच्छी तरह से ताकत थी और लड़ने के लिए वो तैयार थे। ये कॉमर्शियल कम ब्लडी वॉरफेयर जो कि डचेज और इंग्लिश के बीच में चल रहा था, वो अपने एक इंटेंसिव या फिर बहुत ही बड़े रूप में पहुंच गया। तो उसका एक प्रमाण ये था कि इंडोनेशिया की एक जगह है एम्बोयना, वहाँ पे डच और इंग्लिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें डचेज ने 10 इंग्लिश लोगों को मारा था, 9 जापानीज लोगों को मारा। इस कारण ये राइवलरी और ज़्यादा बढ़ी और दोनों ही ग्रुप्स में, दोनों ही नेवीज़ में अच्छी तरह से वॉर्स लड़ी जाने लगी। दोनों तरफ से नुकसान अच्छा होने लगा और इस वजह से दोनों ही कम्युनिटीज एक प्रकार के सेटलमेंट के ऊपर आई। उसमें जो इंग्लिश थे उन्होंने इंडोनेशिया से विड्रॉ कर लिया अपने सभी प्रकार के अधिकार की, हम यहाँ पे किसी प्रकार के ट्रेड नहीं करेंगे। तरह डचेज ने भारत से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि डचेज ने इंडोनेशिया के ऊपर अपने जो स्पाइसेस का व्यापार था उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना उचित समझा और इंग्लिश ने भारत में। इसलिए और अगर अपन देखा जाए तो डच ने एक प्रकार से ब्लैक पेपर और स्पाइसेस की जो साउथ ईस्ट एरिया से वो ट्रेड होता था उसे मोनोपोलाइज कर लिया था, तथा उन्होंने अदर कमोडिटीज़ को भी मोनोपोलाइज किया था, लाइक जैसे सिल्क, इंडिगो, राइस, ओपियम, कॉटन। अब आखिर में अगर अपन बात करें डिक्लाइन ऑफ डचेज इन इंडिया, तो उसका मेन कारण अबोयना मैसाकेर के बाद में डच और इंग्लिश के बीच में हुआ एक सेटलमेंट था, जिसमें डचेज ने अपने आप को मलय आर्कियोपेलागो या फिर इंडोनेशिया इन इलाकों के लिए खुद को निश्चित कर लिया। वो उससे बाहर या फिर भारत में नहीं आए। और एक थर्ड एंग्लो डच वॉर था जो 1672 से 74 तक चला, जिसमें इंग्लिश शिप्स को डच के द्वारा बे ऑफ बंगाल में कैप्चर कर लिया गया। उन्हें सूरत और बॉम्बे को अलग कर दिया गया, उन्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। इसलिए इंग्लिश ने जो रिटेलिएशन किया उसमें डचेज की डिफीट हुई। तो इसको भी एक मेन कारण माना जा सकता है कि डचेज का डिक्लाइन भारत में हुआ। और फाइनली अगर अपन बात करें तो नवंबर 1759 में हुआ बैटल ऑफ हुगली, जिसमें डचेज को इंग्लिश ने बहुत ही बुरी तरह से डिफीट किया, जिसमें भारत के भी कुछ लाइक बंगाल नवाब ये भी उनके साथ में थे। इसलिए डचेज ने बंगाल नवाब की हेल्प की और इंग्लिश के हाथों मार खाई। इसको भी एक मेन कारण माना जा सकता है कि डचेज का डिक्लाइन भारत में हुआ। और उसके बाद में डचेज भारत में थे, लेकिन वो एक कुछ जगहों पे ही थे और वो इतना ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड भारत में नहीं था। तो अब ये वीडियो डचेज के लिए था और अपन अगले वीडियो में इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि वो भारत में कैसे आए, कैसे उन्होंने अपना अधिकार किया, कैसे उन्होंने ट्रेड किया, कैसे भारत को अपना गुलाम बनाया और कैसे केवल इंग्लिश ही लास्ट तक या फिर 1947 तक भारत में अपना अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सके। थैंक यू।